हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट विधि, ह्रास कोष विनियोग विधि। टॉपिक को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ह्रास कोष पद्धति। अर्थ: जब बहुमूल्य संपत्तियां जैसे मशीन आदि क्रय की जाती है और उन्हें इनकी अवधि के बाद प्रतिस्थापित करना होता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में ह्रास के लिए एक निर्धारित राशि लाभालाभ खाते से निकाली जाती है और कोष खाते में संचित की जाती है। इस खाते को ह्रास कोष खाता कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कई मशीनों को क्रय करते हैं और इसकी राशि को हम इसके अपने बिज़नेस के प्रॉफिट में से इसे और कहीं पे रिज़र्व करते हैं, इसे एक फंडिंग के रूप में, ताकि हम और भी मशीनों को का क्रय कर सकें। ये जो लाभालाभ कह रहा है यहाँ पे कि एक निर्धारित राशि लाभालाभ से निकाली जाती है। एक निर्धारित राशि का मतलब यहाँ पे 1 रुपये से लिया गया है, जैसे हमने पिछले वार्षिक वित्तीय पद्धति में पढ़ा था। इस प्रश्न को करते वक्त भी, ऐसे प्रश्नों को करते वक्त भी आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा जिसमें ब्याज की दर के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से आपको एक तालिका होती है। इसमें आइए हम कुछ आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ह्रास कोष की राशि का विनियोग कर दिया जाता है। इस विनियोग से प्राप्त होने वाले ब्याज या लाभांश को फिर विनियोग कर दिया जाता है। ऐसा करने से केवल कोष की राशि पर ही ब्याज नहीं मिलता वरन ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इट मीन्स बैलेंस बीडी पे, एन्युटी मेथड में भी आपने देखा था कि बैलेंस बीडी पे इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता था। हम इस विधि में भी बैलेंस बीडी पे के अमाउंट पे ही इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। यह विधि क्यों सर्वोत्तम मानी जाती है? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करते हैं मशीनों पे, हम उसको निकाल के एक रिज़र्व रखते हैं ताकि जब मशीन ख़राब हो जाए या पुरानी हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सके। प्रतिस्थापन का मतलब रिप्लेस करना। मशीनों को रिप्लेस करने के लिए इस विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कम से कम हो सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जब किसी भी मशीनों को व्यापार में क्रय किया जाता है जिसकी लागत ज़्यादा होती है और जिसकी अवधि भी ज़्यादा होती है। आइए इसके लाभ को देखते हैं। संपत्तियों के प्रतिस्थापन करने में व्यापार पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, यह प्रणाली ह्रास का लेखा करने की वैधानिक प्रणाली है। तीसरा, चूँकि विनियोग पर मिलने वाले ब्याज का लेखा भी किया जाता है, इसलिए ब्याज पर ब्याज मिलने का लाभ प्राप्त होने के कारण संपत्ति के लिए आवश्यक राशि आसानी से जमा हो जाती है। इसका मतलब क्या? पहले वाले का हुआ कि संपत्तियों के प्रतिस्थापन करने पर व्यापार पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम लोग कहीं रिज़र्व कर देते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, चाहे गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, या किसी बैंक में हम एफडी कर दें। वो एज ए रिज़र्व होता रहता है जिससे बड़ी संपत्तियां क्रय करने में आसानी हो जाती है। यह प्रणाली वैधानिक प्रणाली है। वैधानिक मतलब इसका मान्यता प्राप्त है। और यह प्रणाली क्यों अच्छी है? क्योंकि इस पे ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके लिए बड़ी मशीनों का कैपिटल आसानी से इकट्ठा हो जाता है। इसकी हानियाँ: इसमें विनियोग का बाजार मूल्य यदि गिर जाता है तो आशा पूरी नहीं हो पाती जिसके लिए कोष बनाया जाता है। इट मीन्स अगर मार्केट वैल्यू जहाँ हमने इन्वेस्ट किया है अगर वो गिरती रहती है, डाउन होती रहती है, तो ये फुलफ़िल नहीं हो पाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत लेखा तुलनात्मक रूप से कुछ कठिन होती है। इसका जो एंट्री होता है, इसकी जो हम लोग एंट्री करते हैं, थोड़ी सी हार्ड होती है। लाभ हानि खाते में प्रतिवर्ष एक ही रकम ह्रास की तरह जाती है जिससे सही लाभ नहीं निकल पाता है। हम लोग जब पीएल बनाते हैं तो इस पीएल में हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रखते हैं जो हमारे नेट प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करता है, यानी सही से लाभ और हानि यूज़ नहीं हो पाता है। अतः इस प्रणाली का भी प्रचलन कम होता है। यह प्रणाली भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई।
आइए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फर्स्ट ईयर मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगाया गया, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। फिर इसे ट्रांसफ़र किया गया पहले साल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इक्वल कर दिया गया। सेकेंड ईयर में भी यही प्रोसेस टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन देख रहे हैं एकदम ईयर की एंडिंग पे, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या कैलेंडर ईयर, हमेशा एंडिंग पे लगेगा। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट अमाउंट कॉलम में, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कॉलम में। फिर अमाउंट को टोटल कर दिया गया तीसरे साल। टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट अमाउंट कॉलम में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट कॉलम में। ये जितने साल का कहेगा उतने साल का बनाया जाएगा। मैं एज ए फॉर्मेट प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 3 साल का एग्जाम्पल लिया हुआ है और 3 साल का फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। दूसरा अकाउंट देखते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट। फर्स्ट ईयर मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट, और फर्स्ट ईयर में मार्च 31 को बाई बैलेंस CD। फिर सेकेंड ईयर में आए मार्च 31 टू बैलेंस BD। फिर मार्च 31 सेकेंड ईयर में बैलेंस CD क्रेडिट साइड में अमाउंट टोटल। और फिर थर्ड ईयर में टू बैलेंस BD। फिर थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, यानी टोटल हमारी फंडिंग इन्वेस्टमेंट हो गई है जितना उस एसेट्स की वैल्यू थी। ये पहला साल और तीसरा साल, ये 3 साल का बनाया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों साल आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक बार टू बैंक किया गया है, बाकी बैलेंस CD BD, और लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट आ गया है। इट मीन्स हमने जो भी फिक्स एसेट्स की प्राइस थी वो टोटल कलेक्ट हो चुकी है। ये केवल 3 साल का फॉर्मेट लिया गया है। आपके प्रश्नों में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल का भी कहेगा आप इसी तरह फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। आइए नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। फर्स्ट ईयर मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रांसफ़र कर दिया गया डेबिट साइड में। टू बैलेंस CD अमाउंट टोटल कर दिया गया। फिर ट्रांसफ़र किया गया क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD, इंटरेस्ट निकाला गया बाई बैलेंस BD पे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीन्स जो हमारा डेप्रिसिएशन था। फिर तीनों को ऐड करके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया गया टू बैलेंस CD में। थर्ड ईयर में आ गए बाई बैलेंस BD, सेकेंड ईयर के बैलेंस CD को ट्रांसफ़र किया गया थर्ड ईयर में बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट साइड में देख रहे हैं तीसरे साल में टू लीज अकाउंट। अगर मैंने लीज़ पे लिया हुआ है और यह प्रणाली लीज़ पे हो रही है तो लीज़ का टोटल अमाउंट हमारा तीसरे साल में आ जाएगा। चूँकि 3 साल का बनाया गया है इसलिए 3 साल में ही आ जाएगा। अगर प्रश्न में 5 साल कहेगा, 8 साल कहेगा तो ये 5 से 8 साल में, यानी टोटल हमारे जब लीज़ कंप्लीट होंगे तो कंप्लीट होते होते हमारे लीज़ अमाउंट हमारे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट के लास्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे। आइए हम अपना लास्ट अकाउंट देखते हैं, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पहले साल डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, अमाउंट डेबिट कॉलम में। और फर्स्ट ईयर बाई बैलेंस CD, फिर बाई बैलेंस BD किया गया, बैलेंस CD को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। आप देख सकते हैं पार्टिकुलर में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दिया गया और क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया गया बाई बैलेंस CD, अमाउंट टोटल हो गया। तीसरे साल में आते हैं टू बैलेंस BD और बाई बैंक अकाउंट। चूँकि 3 साल का है तो 3 साल में हमारी वो कैपिटल फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गई जो मैंने अपने लीज़ पे या अपने एसेट्स को परचेज़ करते वक्त लिया था। तो आज का ये वीडियो आपने देखा जिसमें हम हरास कोष विधि के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स को समझने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। इसके एग्ज़ाम्पल्स मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद।